हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज शेयर स्ट्रेंथ। अब शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल ग्रेन्स, मतलब सॉइल पार्टिकल्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब अगर सॉइल में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो सॉइल पार्टिकल्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सपोज एक आपका सॉइल है ना, एक सेकेंड, ये आपका सॉइल है ना। अब इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन किसके कारण हो सकता है? आपका जब तक एक्सटर्नल लोड होगा तो उसके कारण डिफॉर्मेशन होगा। अब डिफॉर्मेशन किसके कारण? लोड के कारण तो हो रहा है, लेकिन उसका वो किस प्रोसेस से होता है? तो या तो उसमें जो एयर है वो आपका रिलीज हो जाए, या एयर वो आपका कंप्रेस हो जाए। अब एयर या तो रिलीज हो रहा है या कॉम्पैक्ट हो रहा है, उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। या दूसरा तरीका, वाटर आपका रिलीज हो जाए। वाटर रिलीज हो रहा है मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रिलीज हो रहा है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एयर के कारण बोल रहा है, उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है या तो कॉम्पैक्शन हो रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है। किसी भी कारण से अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसी रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सपोज आपका कुछ सॉइल है ना, आपका एक रैंडम एक प्लेन लेते हैं, उस प्लेन में स्ट्रेस लग रहा है। जो हम लोड की बात कर रहे थे ना, पहले लोड देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो तो आपका शेयर स्ट्रेंथ होगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, उसके कारण अगेंस्ट डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो लोड कैसे लग सकता है? दो तरीके से लग सकता है। एक तो परपेंडिकुलर, डेट इज आपका सिग्मा। एक होता है उसके पैरेलल, डेट इज टाउ। तो दो ही तरीके से लोड हो सकता है, सिग्मा या तो टाउ। सिग्मा को बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा या तो सिग्मा एन। दूसरा है टाउ, टाउ को बोलेंगे हम शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब कुछ बोले नहीं, परपेंडिकुलर भी लोड लग सकता है, या किसी दूसरे एंगल पे भी, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इंक्लाइन लोड लग सकता है। तो अगर ऐसा लोड लग रहा होगा ना तो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में, सॉरी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में, या तो ऐसे भी रिजॉल्व हो सकता है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में। तो उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो दो ही प्लेन में लग सकता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। तो ये दो तरीके के लोड हुए। अब इसमें एक प्लेन पे दो तरीके के लोड हुए, लेकिन इसे प्लेन्स तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। तो प्लेन्स को तीन तरीके से उसमें अलग से क्लासिफाई किया गया है। आपका थ्री प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन कितने होंगे? थ्री। अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं? ये होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो इसमें स्ट्रेस लगते हैं, प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेस लगता है ना, वो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तीन प्रिंसिपल प्लेन है तो थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएंगे, थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज तीन स्ट्रेस है, तो इसमें थ्री प्रिंसिपल प्लेन है, एक है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, एक है माइनर और एक है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेगा। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सपोज सिग्मा 1 है, तो सिग्मा मान लो ना ग्रेट सबसे मैक्सिमम होगा, उससे छोटा कोई वैल्यू, उससे बड़ा कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम, है ना। तो ऐसा प्लेन जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा हो, ऐसा प्लेन जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा हो, वो होगा प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में दो परपेंडिकुलर खींच देंगे तो दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और आपके एक प्रिंसिपल प्लेन में मैक्सिमम लगेगा तो एक में आपका मिनिमम लगेगा, ये ध्यान रखना। और एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सपोज अब हमें क्या है, अब हमें प्रिंसिपल प्लेन्स पता चल गया। तो सपोज हम सॉइल लेते हैं, सॉइल लिए, ये आपका सिग्मा 1 हुआ, ये आपका सिग्मा 1 हुआ, ये आपका सिग्मा 3 हुआ, ये आपका सिग्मा 3 हुआ। तो ये प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब एक प्लेन लेते हैं, अब एक दूसरा प्लेन लेते हैं, है ना। दूसरा प्लेन लिए, वो अल्फा डिग्री के इंक्लाइंड पे है। ये क्या हुआ? इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है ना, ये अल्फा हुआ। तो सपोज ये अल्फा है, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, है ना। तो जो सिग्मा हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे अगर हम, अब हमें स्ट्रेस निकालना है, ये सिग्मा हो गया और ये आपका टाउ हो गया, है ना। ये सिग्मा और ये टाउ, टाउ ऐसा भी हो सकता है। तो सिग्मा हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 cos 2 अल्फा। तो जो अल्फा हो जाएगा ना इंटू 2, ये आपका सिग्मा हो जाएगा। इसको अच्छे से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ेंगे। तो ये सिग्मा, ये टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3
बाई टू साइन 2 अल्फा। यहाँ a प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू में कॉस 2 अल्फा इंटू कर देंगे। अब ये a माइनस बी बाई टू ये बाद में लिखे सिग्मा में, तो टाउ में पहले लिख देंगे, वहाँ पर कॉस 2 अल्फा है तो यहाँ पर साइन 2 अल्फा लिख देंगे, है ना। तो ये आपका सिग्मा और टाउ हुआ। जो एंगल अल्फा पे दूसरा अल्फा एंगल पे एक प्लेन लिए जहाँ पर सिग्मा और टाउ का वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे? हम आपका प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा और टाउ हुआ। इसी को हम ग्राफिकली डिनोट करें, ग्राफिकली आप दिखाएं तो इसको प्लॉट करेंगे। सपोज ये ग्राफ है बिटवीन सिग्मा एंड टाउ, ये आपका हो गया सिग्मा 1, ये आपका हो गया सिग्मा 3। तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल, इससे ज्वाइन कर देंगे सिग्मा सिग्मा 3। लेकिन जो रिजल्टेंट था वो कितने के एंगल पे था? अल्फा के एंगल पे, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सिग्मा 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट इज एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू आपका हॉरिजॉन्टल, ये अल्फा हुआ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट आपका जो एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका एक्स, ये आपका हो जाएगा अल्फा, और ये जो वाई ये हो जाएगा आपका टाउ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिग्मा और टाउ, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अगर रिजल्टेंट को सेंटर से ड्रॉ करें ना तो ये होगा एंगल 2 अल्फा। इसको इतना ध्यान मत देना क्योंकि इतना ग्राफिकली क्वेश्चन नहीं आता, आपका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर ये इतना फोकस मत करना इसको कि रट के जाओ ये सब करके, ठीक है। तो भी एक बार देख लेना। अब ये आपका सिग्मा हो गया और टाउ हो गया, तो मतलब किसी प्लेन पे आपको सिग्मा हो गया और आपको टाउ मिल गया, ये आपको टाउ मिल गया। लेकिन ये तो बोल सकते हैं ना कि ये रिजॉल्व हुआ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसका रिजल्टेंट बनाए तो रिजल्टेंट क्या होगा? ग्राफिकली देखे तो रिजल्टेंट होगा जो ओरिजिन से आपका ज्वाइन करे, जो ओरिजिन से ज्वाइन करे वो आपका रिजल्टेंट हो गया। और ये एंगल होगा बीटा, बीटा बीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पर ड्रॉ किए तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका सिग्मा आर, ये बीटा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा। अब सिग्मा आर का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो सपोज ये आपका क्या था? टाउ था, ये आपका था क्या था? ये आपका सिग्मा था। तो ओ से इस पॉइंट पे जाए यूनियन की कि ये क्या हुआ? ये तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हुआ। इसको देखते हैं हम। तो सपोज एक सॉइल था, उसमें दो ही तरीके से स्ट्रेस लग सकता है, सिग्मा टाउ। सिग्मा और सिग्मा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, टाउ आपका शेयर स्ट्रेस। कोई भी सॉइल में 3 प्रिंसिपल प्लेन्स रहते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है। जो भी प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेस लगेगा उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि 3 प्रिंसिपल प्लेन्स है तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर था तो जो स्ट्रेसेज हो जाएंगे वो भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। सपोज सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है। अब प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेस रहता है ना, वो ऐसा प्लेन जिसमें स्ट्रेस मैक्सिमम हो तो वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, या ऐसा प्लेन जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा होगा वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और मेजर प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। तो जिस प्लेन में मिनिमम स्ट्रेस लगे या जिस प्लेन में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगे या मिनिमम स्ट्रेस लगे तो उस प्लेन को हम बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे उस प्लेन को। और ये हो गया इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो सपोज सॉइल है, सिग्मा 1 आपका मेजर था, सिग्मा 3 उसके परपेंडिकुलर माइनर है। तो किसी एक प्लेन पे किसी दूसरे प्लेन पे हमें सिग्मा और टाउ चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा, या ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा। अब जो टाउ हो जाएगा इसमें ए माइनस बी पहले लिखेंगे, ए माइनस बी पहले लिख दिए। अब कुछ ना कुछ तो चेंज करना, एग्जैक्टली तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 अल्फा है, तो कॉस रखेंगे तो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस की जगह हम साइन कर देंगे और इसको ए प्लस बी को हटा देंगे, ठीक है। तो और सिग्मा हो गया। वेयर अल्फा क्या हुआ? इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन नहीं बोलना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, है ना। फेलियर क्यों बोल रहे हैं वो आगे देखेंगे, वो आपका सिग्मा एफ के लिए यूज होता है, आगे देखेंगे। उसी को हम ग्राफिकली डिनोट किए तो सिग्मा और टाउ के बीच में ग्राफ बना दिए, सिग्मा और सिग्मा 3 को ज्वाइन कर दिए सेमी सर्कुलर आर्क से, ठीक है। फिर आपका बी से एंगल बनाए, अल्फा बी से एक लाइन पास करे अल्फा एंगल पे। अल्फा आपको दिया था, अल्फा क्या था? एंगल बिटवीन आपका यहाँ पर था ना अल्फा, आपका इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, मेजर नहीं, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो आपका सिग्मा 3 से एक लाइन बनाया जो कि अल्फा एंगल पे था, तो वो इस पॉइंट पे कहीं पर इंटरसेक्ट किया। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका सिग्मा और टाउ, ये आपको सिग्मा और टाउ मिल गया। अगर हमको रिजल्टेंट चाहिए तो ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, ठीक है।
तो ये आपका रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर, और इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो ये आपका 2 सिग्मा 2 आपका अल्फा हो जाता है। इसका डेरिवेशन नहीं जाएंगे, अल्फा है तो 2 अल्फा क्यों हुआ, ठीक है। वैसे ये रेडियस रेडियस इक्वल है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं, रेडियस रेडियस इक्वल, तो ये एंगल इक्वल, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हो गया बीटा, जो ओरिजिन से ज्वाइन किया जो इस एंगल पे जा रहा है वो बीटा एंगल पे हो गया, तो उसको ड्रॉ किए तो ये आपका सिग्मा हो गया, अल्फा हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका पैरेलल हो गया विद रिस्पेक्ट टू एम एन, तो बीटा एंगल पे कुछ एंगल पे आपका सिग्मा आर रहेगा, दैट इज रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका लोड हो गया। अब हम देखते हैं लोड तो देख लिया, अब शियर स्ट्रेंथ, उसके लोड लगा उसके रेस्पेक्ट में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है। तो सपोज आपका लोड लग रहा है, ये आपका सिग्मा हुआ है ना, ये आपका टाउ हुआ, अब इसके रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है एस, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। ये डिपेंड करेगा सॉइल के प्रॉपर्टीज पे और आपका सिग्मा पे, ठीक है। सपोज अभी सिग्मा ले लेते हैं कांस्टेंट, तो एस किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ सी एन फाई, वेयर ये कोहेजन हो गया, ये आपका इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, इसको आगे देखेंगे। तो इस मतलब हर सॉइल के प्रॉपर्टीज के ऊपर एस डिपेंड करेगा, है ना, मतलब किसी एक सॉइल के ऊपर ये कुछ अमाउंट फिक्स्ड होगा। तो सपोज एक सॉइल है ए, उसके रेस्पेक्ट में एस है 10 मैग्नीट्यूड का, है ना, 10 मैग्नीट्यूड का, लेकिन हम क्या टाउ ऑफर कर रहे हैं कितना 5 मैग्नीट्यूड का, तो ये 10 मैग्नीट्यूड का है, लेकिन यहाँ पर जनरेट कितना होगा 5 ही जनरेट होगा, रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो 5 का हम लोड लगाए, शियर स्ट्रेस लगाए, तो 5 का ही शियर स्ट्रेंथ जनरेट, शियर स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, 5 का रेजिस्टेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको रेजिस्ट कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम बढ़ाए 6 बढ़ाए, 6 को भी रेजिस्ट कर पा रहा है, 8 करे वो भी रेजिस्ट कर पा रहा है, 10 कर रहा है वो भी रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन 10 से ज़्यादा ही, जैसे ही ज़्यादा करेंगे ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 है, ये वैल्यू मैक्सिमम और ज़्यादा हो सकती है, ये नहीं हो सकती। तो अब क्या है, जैसे ही जब तक आपका सिग्मा नहीं, टाउ इज लेस देन एस था, या 5 इज लेस देन 10 था, या 6 या 7 इज लेस देन 10, तब तक वही फेलियर नहीं हो रहा था, तो नो शेयर फेलियर। लेकिन जैसे ही टाउ इज इक्वल टू एस हो गया, मतलब टाउ जब एस के इक्वल हो जाता है उसको टाउ एफ बोलते हैं, तो टाउ एफ इज इक्वल टू एस हो गया ना, तो वो शेयर फेलियर हो गया, शेयर फेलियर, ठीक है। तो ये आपका एस जो था शेयर स्ट्रेंथ हो गया, जो आपका टाउ है ये शेयर स्ट्रेस हुआ, शेयर स्ट्रेस। जो टाउ एफ हो गया, जो जब एस के इक्वल हो गया, तो इसको बोलते हैं फेलियर शेयर स्ट्रेस, इसी के कारण फेल हो रहा है, तो फेलियर शेयर स्ट्रेस, ठीक है, ये हुआ। अब एस क्या बताया था, फंक्शन ऑफ सी एंड फाई, और ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ सिग्मा। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज हम एक सॉइल लें, तो यहाँ पर ये सिग्मा लग रहा है आपका, ये सिग्मा लग रहा है, ये आपका टाउ एफ है, टाउ एफ मतलब आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब ये बढ़ाया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि तो एस के इक्वल है ना, ये एस के इक्वल है, ये भी आपका टाउ एफ है, तो टाउ एफ लग रहा है तो फेल होना है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, एस या फिर टाउ एफ दोनों इक्वल है। अब ये ध्यान रखना, एस और टाउ एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एस क्या शेयर स्ट्रेंथ, सॉइल का स्ट्रेंथ, लेकिन टाउ एफ क्या है फेलियर शेयर स्ट्रेस, कितना हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर टाउ एफ जब शेयर एस के इक्वल ही लगाएंगे तभी आपका फेल होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आपका डेफिनेशन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है तो आप इसको एक साथ अलग यहाँ पर एक जैसा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। तो इसको हम प्लॉट करें सिग्मा के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो ग्राफ है ना ये कुछ ऐसा आएगा, ये आपका सी रहता है, ये जो एंगल रहता है फाई रहता है, तो सी जो होता है वो रहता है आपका कोहेजन, और ये फाई रहता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन तो बोल दिया, लेकिन फाई क्या होता है, दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जितना फ्रिक्शन लग रहा है ना उसी को बोलते हैं। ये ऑल्दो एंगल में दिया है, लेकिन अब ये सोच लो कि जितना ज़्यादा अगर फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा फाई होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल ही नहीं है, सपोज सैंड पार्ट या कोई पार्टिकल्स है उसमें पानी हो गया, सैचुरेटेड कंडीशन है, तो दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं पाएंगे, मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा जीरो। तो ये किस केस में होता है, सैचुरेटेड क्ले, नॉर्मली सैचुरेटेड क्ले में रहता है
है ना। अब सी कोहेजन, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से चिपकने लग जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कोहेजन। अब सैंड पार्टिकल्स तो एक दूसरे से चिपकते नहीं है, तो कौन चिपकता है आपका क्ले। क्ले, तो क्ले में आपका कोहेसिव सॉइल रहता है, इसको तभी कोहेसिव सॉइल बोलते हैं, और इसमें फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, तो इसलिए फाई आपका जीरो रहता है। सेचुरेटेड क्ले में फाई जीरो रहता है और आपका कोहेसिव सॉइल रहता है। सपोज हम सैंड लें, तो सैंड में तो बहुत फ्रिक्शन होता है ना, तो फाई क्या हो जाता है ज़्यादा रहता है, लेकिन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से चिपकते नहीं है, तो इसमें सी क्या होगा, इसमें सी आपका जीरो हो जाता है, तो सी आपका इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं, अब इसको हम इक्वेशन लिखे तो एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। अगर देखोगे एस या फिर टाउ एफ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ सी फाइव एंड नॉर्मल स्ट्रेस। एंड नॉर्मल स्ट्रेस आपका टाउ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सी एस जो है वो टाउ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप ये मत समझना है टाउ एफ है तो इसके ऊपर तो डिपेंड करना ही चाहिए, ये टाउ एफ अलग है, ये आपका कितना स्ट्रेस पे फेल हो रहा है, वो कब किस में फेल होगा, जब एस के इक्वल आएगा, और एस किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा पे, है ना, सिग्मा टाउ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये हुआ, इसी को देखते हैं। तो सपोज एक प्लेन है, यहाँ पर सिग्मा लग रहा है, टाउ लग रहा है, तो ऐसा हो गया शेयर स्ट्रेंथ, और ये आपका शेयर या फिर शेयर रेजिस्टेंस। टाउ को शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जब टाउ एफ इज इक्वल टू एस हो जाता है तो टाउ एफ को हम बोलते हैं फेलियर शेयर स्ट्रेस, इसी के कारण फेल होता है, और फेल ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। कूलम्स लॉ, तो सपोज एक सॉइल पार्टिकल, यहाँ पर सिग्मा ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हुआ, टाउ एफ ये आपका फेलियर शेयर स्ट्रेस हुआ, फेलियर मतलब इसी पे फेल होगा। तो आप जब ग्राफ बनाए बिटवीन एस और टाउ एफ और सिग्मा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ। ऑल्दो ये स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा कर्व रहता है, लेकिन हम ताकि इजी हो जाए हम इसको लीनियर एज्यूम कर लेते हैं, ऑल्दो ये स्ट्रेट नहीं रहता। तो ये कुछ फाइव एंगल, सी आपका क्वेश्चन हो गया, फाइव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन रहता है उसको बोलते हैं फेलियर एनवलप या आपका स्ट्रेंथ एनवलप, ठीक है, फेलियर एनवलप या स्ट्रेंथ एनवलप। और इस इक्वेशन, अगर इसका इक्वेशन लिखें तो होता है एस प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, जिसमें सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है, सी कोहेजन, फाई आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कूलम्स इक्वेशन, कूलम्स इक्वेशन। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान मत देना। नेचुरल सोप ऑफ सॉइल और हीप, अगर सॉइल को जमा कर दो तो जो नेचुरल सोप होगा ना उसको सॉइल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ये हीप है। अभी तक क्या एंगल देख लिए, एक तो अल्फा देख लिए, ये क्या हो गया आपका, अल्फा क्या था, अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू मेजर विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये अल्फा था। एंगल ऑफ रिपोज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका फाई है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है, वो आगे देखेंगे, और ये दोनों अलग रहता है। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल एट टू ईच अदर, हाउएवर फॉर लूज सैंड दिस टू आर नियरली इक्वल, लूज सैंड के लिए नियरली इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोर्स थ्योरी। मोर्स थ्योरी क्या बोलता है, अब मैं ये थ्योरी पार्ट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं, और वो 2-3 फॉर्मूला से आएंगे। एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कूलम्स इक्वेशन, एक आपका ठीक है, एक आपका सिग्मा और फाई वाला ये बता दिया गया, एक दो फॉर्मूला, और एक तीसरा फॉर्मूला और पढ़ेंगे, बस मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, लेकिन थ्योरी से एक दो क्वेश्चन से आगे, इसलिए मुझे कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे तो पढ़ाना ही है, लेकिन नहीं तो कुछ लोग बोल देंगे ना कि आपने तो कवर ही नहीं किया, मुझे तो कवर करना ही है, क्योंकि एक एक दो मार्क्स, एक एक क्वेश्चन, एक मार्क्स से क्वेश्चन कभी इस टॉपिक से कभी इस टॉपिक से पूछा गया, ठीक है। मोर्स थ्योरी, मोर्स थ्योरी क्या बोलता है, सॉइल फेल्स एसेंशियली ड्यू टू शियर, सॉइल्स किसके कारण फेल हो रहे हैं, जब हम सॉइल पे क्या स्ट्रेस लगता है, सिग्मा लगता है और टाउ लगता है, जब टाउ की वैल्यू बढ़ाते जाए और जब टाउ टाउ एफ हो जाए या एस के इक्वल हो जाए तब फेल होता है, मतलब किसके कारण फेल होता है, शियर के कारण फेल होता है, शियर स्ट्रेस के कारण। फेलियर शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन नॉर्मल स्ट्रेस, और जो एस है टाउ एफ एस के इक्वल हो गया तब फेल होगा, लेकिन एस किसके पर डिपेंड करता है, ये आपका फंक्शन ऑफ आपका सिग्मा, तो आपका फेलियर शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो मोर्स फेलियर और सिग्मा और टाउ के सिग्मा सॉरी एस और सिग्मा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ कर्व बनता है ना, जैसे आपको पहले बताया गया था, लेकिन स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ताकि हमको इजी हो जाए, ठीक है। मोर्स फेलियर एनवलप हुआ। अब एस इज अ फंक्शन ऑफ सिग्मा वेयर एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, ये हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। अब टर्जागी ने क्या बोला, टर्जागी बोला मैं मानता हूं कि s इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई है, लेकिन ये आपका फाई ये आपका टोटल स्ट्रेस ले लो, बल्कि जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है ना एक्चुअली फंक्शन होता है आपका अफेक्टिव स्ट्रेस में, तो उसने इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, रिवाइज्ड इक्वेशन, तो वो क्या बोला, s इज अ फंक्शन s इज इक्वल टू सी डैश प्लस, अब इसको अलग से लिखते हैं, s इज इक्वल टू सी डैश प्लस
सिग्मा डैश टेन फाइव डैश। तो फाइव डैश क्या हुआ, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस हुआ। सी डैश और सी और फाइव को क्या बोल दिया, सी डैश और फाइव डैश, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका अफेक्टिव कोहेजन हो गया और ये आपका अफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसको हम ड्रेन्ड कंडीशन भी बोलते हैं, ड्रेन्ड कंडीशन, है ना। ठीक है, अब किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, एस इज अ फंक्शन ऑफ सी प्लस सिग्मा प्लस टेन फाइव, वो तो आपका टोटल स्ट्रेस का ही फंक्शन है। तो उस केस में क्या है, सी और फाइव में सी यू और फाइव यू ले लिया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हम यूज करते हैं। अगर आपका अफेक्ट ड्रेन्ड कंडीशन है तो हम ये यूज करेंगे, अगर अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। वेयर सी यू अनड्रेन्ड कोहेजन, फाइव यू अनड्रेन्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसको आप टोटल कोहेजन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल स्ट्रेस लेते हैं, या टोटल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या तो टोटल, या तो अपरेंट कोहेजन भी बोलते हैं इसको, या तो अपरेंट एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। तो आपका एस प्लस सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश, तो सी डैश हो गया अफेक्टिव कोहेजन, फाइव डैश हो गया अफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये आपका ड्रेन्ड कंडीशन में हुआ। दूसरे ने बोला नहीं, एस इज इक्वल टू, हम टोटल स्ट्रेस का फंक्शन लेंगे, तो वो होता है आपका अनड्रेन्ड कंडीशन, तो पानी नहीं ड्रेन किए, तो सी यू फाइव यू, सी यू आपका वो अपरेंट कोहेजन या टोटल कोहेजन या अनड्रेन्ड कोहेजन, फाइव यू आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, टोटल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, अनड्रेन्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आपको ये सब नाम जितना जानने की जरूरत नहीं है, कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन याद करो, और एस इज इक्वल टू सी प्लस फाइव टेन फाइव। अगर आपका ड्रेन है तो फाइव डैश लगा लो, यहाँ पर फाइव डैश लगा तो यहाँ पर भी डैश लग जाएगा बस, और आपका टोटल लेना है तो आपका अनड्रेन तो यहाँ पर भी यू लगा लो बस, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है, अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ा था, क्विकसैंड और पाइपिंग। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा था, एस इज इक्वल टू जीरो हो रहा था। ये ड्यू टू अपवर्ड सीपेज हो रहा था, ये डैम के नीचे से पानी फ्लो हो रहा था उसके कारण हो रहा था, सीपेज के कारण। ठीक है, अब हम बोलें सपोज एक कंटेनर लेते हैं, है ना, फॉर्म पहले तो इक्वेशन लिखते हैं एस प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये सभी किस में हो रहा था, ये आपका नॉन कोहेसिव सॉइल में हो रहा था, कोहेजन लेस सॉइल में हो रहा था, तो इसमें भी कोहेजन लेस सॉइल कंसिडर करते हैं लिक्विफेक्शन में। तो ये हो गया सिग्मा प्लस टेन फाइव, इसको सिग्मा डैश ले लेते हैं, सिग्मा डैश अफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। तो आपका फाइन सैंड और सिल्ट में ये नॉन कोहेसिव सॉइल रहता है, कोहेजन लेस सॉइल रहता है, तो सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस यू बाय टेन फाइव। अगर किसी तरीके से पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो सिग्मा माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो। किसी तरीके से पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू सिग्मा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर दे तो एस आपका जीरो हो गया। अब किसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, सपोज आपका वाटर है ना, उसके ऊपर सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, ध्यान रखना। अब इसको शेक किए या वाइब्रेट किए। नेचुरली वाइब्रेट कैसे होता है, ये आपका अर्थक्वेक में होता है। तो ये लिक्विफेक्शन क्या मेनली आपका अर्थक्वेक में पाया जाता है, अर्थक्वेक में जहाँ कोहेजन लेस सॉइल है। तो शेक किए तो क्या होता है, वाटर टेबल है जो ऊपर आना शुरू हो जाता है, वाटर टेबल इंक्रीज होता है। वाटर टेबल इंक्रीज हुआ, ये आपका सैचुरेटेड होना शुरू किया, वाटर टेबल के नीचे आ गया, है ना, सॉइल वाटर टेबल के नीचे आ गया, तो यू इंक्रीज करेगा, यू इंक्रीज करा तो एक पॉइंट आएगा जब सिग्मा इज इक्वल टू यू हो जाएगा, तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। मतलब जैसी अर्थक्वेक आया वाटर टेबल ऊपर जाना शुरू हो गया और शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन। ये ध्यान रखना, क्विकसैंड अलग है, पाइपिंग अलग है, लिक्विफेक्शन अलग है, तो ये ध्यान रखना। अकर्स इन फाइन सैंड एंड सिल्ट वेयर सी इज इक्वल टू जीरो ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नॉर्मली अर्थक्वेक में होता है वाइब्रेशन में, तो फाइन सैंड और सिल्ट सी जीरो हो गया, यू बढ़ा तो एस भी जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपका लिक्विफेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सपोज अब हम ये आपका फेलियर एनवलप बनाए। ठीक है, फेलियर एनवलप, ये आपका सी है, ये आपका फाई है ना, तो ये आपका फेलियर एनवलप हो गया, फेलियर एनवलप। ठीक है, अब हमें सिग्मा 3 और सिग्मा 1 पता है, तो इसका सेमी सर्कल बना दिए। ठीक है, अब क्या करें, सिग्मा 3 को फिक्स रख रहे हैं, सिग्मा 3 को फिक्स रख रहे हैं, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसको इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आया, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, और इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या हुआ, सपोज यहाँ से जस्ट टच किया, अब फिर इंक्रीज किया, अब फिर इंक्रीज किया, क्या करेगा, ये आपका कट करेगा। लेकिन जो कट कर रहा है ना, ये आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों,
इसको जैसे ही यहाँ पर सिग्मा लिए तो ये आपका कट कर रहा है, लेकिन ये फेलियर एनवेलप के ऊपर हो गया ना, मतलब ये फेल होने के बाद भी आपका स्ट्रेस जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे ही फेल होता है तो आपका स्ट्रेस वहीं पर रुक जाता है ना। तो ये कंडीशन सपोज आपका सिग्मा 3 है, ये आपका सिग्मा 3, ये आपका सिग्मा 3, ये आपका सिग्मा 1, ये आपका सिग्मा 1, ठीक है। तो आपका सिग्मा 3 जो कांस्टेंट रखे, सिग्मा 1 बढ़ाते गए, सिग्मा 1 बढ़ा रहे हैं तो आपका शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। शियर स्ट्रेंथ क्या है, सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। तो यहाँ पर सिग्मा 1 का वैल्यू पुट करें इस पॉइंट पे सिग्मा 1, तो आपका स्ट्रेस इतना रहा। जैसे ही हम बढ़ाते गए ना तो स्ट्रेस आपका बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस आपका बढ़ते जा रहा है। तो लेकिन अब आपका सिग्मा 1 इतना बढ़ा दिए कि वो शियर स्ट्रेंथ से इंक्रीज हो गया, जो आपका मोर सर्कल है, इसको मोर सर्कल बोलते हैं, ये आपका इंक्रीज हो गया, वो आपका पॉसिबल नहीं है, वो किसी एक पॉइंट में फेल हो जाता है। तो ये आपका जो सिग्मा 1 है ना, ये आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये आपका इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर बताया गया है, ये आपका सॉइल है, सिग्मा 1 सिग्मा 3, सिग्मा 1 इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपका इस पॉइंट तक ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम मैक्सिमम वाले के लिए अब प्लॉट करते हैं, मैक्सिमम वाले के लिए प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया एस और टाउ एफ और ये आपका सिग्मा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हुआ, और सपोज ये आपका मैक्सिमम मतलब ये यहाँ पर टच हुआ, जस्ट यहीं पर टच हुआ। अब यहाँ पर नोट करेंगे, ये आपका सिग्मा 3 हुआ, ये आपका सिग्मा 1 हुआ, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये आपका एंगल फाई हो गया। लेकिन अभी हम देखे थे ना, सपोज ये आपका फेलियर हो, यहाँ पर फेल हो रहा है ना, ये आपका फेलियर हुआ। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस कितना है। तो हम स्ट्रेस देखेंगे, कैसे देखते हैं, हम सिग्मा 3 से इसको ज्वाइन कर देंगे। सिग्मा 3 से ज्वाइन किए तो ये जो एंगल है ये आपका अल्फा, लेकिन ये फेलियर के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये आपका अल्फा एफ हो गया। तो ये इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन, ये आपका फेलियर प्लेन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, है ना, जिसपे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा 1। तो ये आपका सिग्मा एफ होगा। लेकिन हम क्या बोले थे, अगर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें तो सेंटर से एंगल कितना होता है, 2 अल्फा एफ, है ना, ऐसा कुछ था। अब इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है आपका सपोज सिग्मा और टाउ एफ लगेगा, क्योंकि फेलियर वाला है ना, टाउ एफ लगेगा। जिस सिग्मा के रेस्पेक्ट में लगेगा सिग्मा हो गया। तो ये आपका एक्स एक्सिस से ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका वाई एक्सिस से ये आपका टाउ एफ हो गया। अब इससे इसको जो सेंटर पॉइंट से वर्टिकली आपको ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला लाइन कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। डायमीटर कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 1 है, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 3, दोनों को माइनस कर तो डायमीटर मिल गया, डिवाइड बाय 2 कर दो तो रेडियस मिल गया। तो ये जो टाई ऑफ मैक्स हो जाएगा ना, टाउ एफ मैक्स, ये आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 है। लेकिन जो टाउ एफ है, टाउ एफ ये इसका डिस्टेंस देखेंगे, ये ऑब्वियसली रेडियस, ये आपका सेंटर से ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये आपका इस पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, तो इसका हाइट इससे तो लेस ही होगा ना, इससे लेस होगा। सो टाउ एफ इज लेस देन टाउ एफ मैक्स, टाउ एफ इज लेस देन टाउ एफ मैक्स। तो शियर स्ट्रेस रहता है ना, फेलियर शियर स्ट्रेस, वो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉर्मली, हम हमेशा नहीं लेकिन नॉर्मली टाउ एफ मैक्स से लेस देन रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में टाउ एफ मैक्स से लेस देन रहेगा, ठीक है। वो यहाँ पर बताया गया है कि हम प्लॉट किए बिटवीन सिग्मा एंड एस, तो आपका फेलियर प्लेन हुआ। और ये जो है, ये जो लाइन है, ये आपका फेलियर प्लेन होता है। और जो सिग्मा 3 से ज्वाइन होता है ना, ये आपका ये फेलियर एनवेलप होता है, और सिग्मा 3 से ज्वाइन होता है वो आपका फेलियर प्लेन होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो सिग्मा 3 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जल्दी ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो हवे में कौन उड़ता है, ये हवे में ज़्यादा ही उड़ रहा है। हवे में कौन उड़ता है, हवे में तो प्लेन उड़ता है ना, तो जो हवे जो जल्दी उड़ रहा है वो आपका फेलियर प्लेन है, जो आराम से ऊपर जा रहा है वो फेलियर एनवेलप है ना, फेलियर प्लेन, फेलियर एनवेलप। तो ये आपका टाउ एफ मैक्स हो गया, ये आपका जो टाउ एफ होगा वो लेस देन आपका टाउ मैक्स होगा। ये आपका सिग्मा एफ हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा 1 या मेजर प्रिंसिपल प्लेन, लेकिन सेंटर से ज्वाइन किया तो ये आपका 2 सिग्मा एफ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपका ग्राफिकली हो गया। फेलियर शियर स्ट्रेस नॉट नेसेसरली इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये नॉर्मली इक्वल नहीं होता मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। अब जो अल्फा एफ है ना, जो आपका इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये रहता है 45 + 5/2। इसको आप डेराइव कर सकते हो, करना चाहो तो मैं डेराइव नहीं करवाऊंगा। तो ये होता है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 45 + 5/2, ये हो गया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, फेलियर प्लेन इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब नॉर्मली
ये जो ग्राफ बनाए 3 तरीके के सॉइल के लिए बना सकते हैं। सपोज अभी तक ऐसा बनाते थे, नॉर्मली ये था ना आपका, ये आपका फेलियर एनवलप था, ये आपका सी है, ये आपका फाई है, फाई, ये आपका टाउ, सॉरी ये आपका सिग्मा, ये आपका एस। तो एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। मतलब इसमें क्या सी भी कुछ वैल्यू है और फाई भी है, मतलब दोनों जीरो नहीं, ना ही सी जीरो है ना फाई जीरो है। तो ये किसके लिए होता है, ये सी फाई सॉइल के लिए होता है, सी फाई सॉइल के लिए। अब मैं बोले सी जीरो पुट कर दूं, सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो पुट करूं मतलब कर्व यहाँ से पास होगा, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टेन फाई। अब सी किस में जीरो होता है, सी जीरो होता है नॉन कोहेसिव, नॉन कोहेसिव मतलब आपका सैंड है ना, नॉन कोहेसिव या कोहेजन लेस, कोहेजन लेस या फिर ड्राई सैंड, ठीक है, ये ड्राई सैंड। अब यहाँ पर सी जीरो हो गया, अब हम फाई जीरो कर दूं तो सिर्फ फाई सी रहा, तो सी यहाँ से शुरुआत करेंगे, फाई जीरो हो गया तो क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया, तो ये किसके लिए रहता है, ये आपका, और इक्वेशन क्या होगा, एस इज इक्वल टू सी, एस इज इक्वल टू सी। ये किसके लिए रहेगा, ये आपका कोहेसिव के लिए रहता है, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका है आपका प्लास्टिक क्ले, प्लास्टिक क्ले, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज आता है, कोहेजन लेस, प्लास्टिक क्ले, इसमें क्या जीरो है ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पर दिया है आपको, कोहेजन लेस मतलब सी इक्वल टू जीरो, सी जीरो हो गया तो मतलब जो ये वाला कर्व है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाकी सब सेम है। तो इसका एग्जांपल है आपका ड्राई सैंड या ग्रेनुलर सॉइल। अब आपका फाई जीरो रख देते, फाई जीरो मतलब 10 फाई जीरो हो गया, इक्वेशन यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, ये फाई जीरो रखे तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब एस इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यहाँ पर एस इज इक्वल टू सी हो गया। तो ये कोहेसिव सॉइल के लिए होता है प्लास्टिक के। अब बोले कि यहाँ पर नहीं, दोनों जीरो नहीं होगा, ना ही सी जीरो होगा ना फाई जीरो होगा, तो नॉर्मल ये आपका जो फेलियर एनवलप है ये ऐसा बनता है, फेलियर एनवलप, ठीक है। ये सी फाई सॉइल के लिए एग्जाम्पल क्लेई सॉइल है ना, क्लेई सॉइल। अब देखते हैं कि अगर सी फाई का तो बहुत बात कर लिया, लेकिन इसको निकालते कैसे, तो टेस्ट टू फाइंड सी एंड फाई कैसे निकालते हैं। तो पहला है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, दूसरा आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, तीसरा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और चौथा आपका वेन शेयर टेस्ट, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड वाले से आते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ये नहीं वो इसी से आ रहे हैं, लेकिन हर साल इस चैप्टर से, शेयर स्ट्रेंथ से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना। ये मत सोचना जियोटेक में जो भी बोल रहा हूँ सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है करके, क्योंकि जियोटेक में कोर्स ही इतना लंबा है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी आ जाते हैं। कंसोलिडेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बताया गया था। कंसोलिडेशन के बाद आपका शेयर स्ट्रेंथ से लेके आगे के 3-4-5 चैप्टर है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उससे एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर और बॉक्स शेयर टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक बॉक्स लिए, उसके ऊपर आपका कुछ इसमें सॉइल रख दिए, अब उसमें कुछ गैप है, ये आपका हॉरिजॉन्टली, ये आपका फिक्स नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर लोड लगा, ये आपका सिग्मा हुआ, सिग्मा के क्या हुआ, आपका शेयर स्ट्रेंथ जनरेट करेगा, और यहाँ पर टाउ हुआ, टाउ से हम आपका शेयर स्ट्रेस लगाए, तो ये क्या होगा, ये फेल होगा। फेल कैसे होगा, धीरे धीरे हम टाउ बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो ये आपका फेल होगा। फेल कैसे होगा, ये कुछ ऐसे फेल हुआ है ना, ये कुछ ऐसे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फेलियर प्लेन, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में होता है, ये आपका फेलियर प्लेन हो गया। इसका हम ग्राफ बनाए तो आपका नॉर्मली ये आपका सी हुआ, ये फाई हुआ, ये टाउ एफ लिख देते हैं बिटवीन सिग्मा, ये आपका फेलियर प्लेन हुआ। लेकिन हाँ ये फेल हुआ, हमें तो पैरामीटर निकालना ना सी फाई, वो कैसे निकालेंगे, हमें इक्वेशन पता है, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। एस क्या है, जितना आप लोड लगा रहे हैं, टाउ एफ इज इक्वल टू, सॉरी टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। हमने फाई को फाई लगाया और टाउ लगा रहे, अब क्या किए, अब टाउ लगाए, धीरे धीरे इंक्रीज किए, जिस टाउ पे ये ब्रेक हो गया ये आपका टाउ एफ हो गया, तो सिग्मा के रेस्पेक्ट में हमें टाउ एफ मिल गया, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ये आपके सिग्मा 1 के जगह आपका टाउ एफ 1 मिल गया है ना। सपोज आपका सिग्मा 1 पहले 5 था, तो इसको पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 से 2 से, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, 3 से 4 से 5 से 6 से 10 में आया, तब ब्रेक हुआ, तो टाउ एफ क्या हो गया, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। अब इसको बढ़ाया, इसको 10 किए, तो अगेन
जब सिग्मा बढ़ाए तो आपका टाउ एफ भी इंक्रीज होगा, तो 10 से आगे बढ़ाते जाएंगे। 11 12 अभी अभी तक फेलियर नहीं हुआ, 20 21 अभी तक फेलियर नहीं हुआ, सपोज 25 फेल हो गया, ये आपका TF2 हो गया। तो ऐसे हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। ये आप पॉइंट प्लॉट किए तो ये आपका ग्राफ बन गया, तो ये सी मिल गया, फाई मिल गया, या तो दो इक्वेशन मिल गया, ये इससे आप सी फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अगेन ये आपको कौन सा यूज करेंगे, फाई यूज करेंगे कि फाई डैश यूज करेंगे। अगर आपका ड्रेन्ड कंडीशन बोला है, तो सी इज इक्वल टू सी डैश होगा, फाई इज इक्वल टू फाई डैश होगा, और आपका सिग्मा डैश यूज करेंगे। अगर अनड्रेन्ड केस है तो सी यू लेंगे, फाई यू लेंगे, और ये सिग्मा टोटल स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि कौन सा कंडीशन है आप यूज कर रहे हैं, कौन सा कंडीशन गिवन है, ड्रेन्ड है कि अनड्रेन्ड है। ड्रेन मतलब पानी को ड्रेन कर दिया, अनड्रेन्ड मतलब पानी को ड्रेन नहीं किया, सिंपल है ना। इसका आप डिसएडवांटेज देखते हैं, तो यही बताया गया है कि आपका कंटेनर है, यहाँ पर ऐसा कुछ गैप है, नॉर्मल स्ट्रेस लगा है, शियर स्ट्रेस लगा है, ऑब्वियसली गैप है तो यहीं से ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक हो गया इस फेलियर प्लेन से, तो ये फेलियर हो गया। उसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट्स देते गए, ये इंक्रीज क्या करते गए, उसके रेस्पेक्ट में टाउ एफ निकालते जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस मिल गए। अननोन कितने, दो, तो दो इक्वेशन से भी सी और फाई निकल जाएगा। तो ये आपका फेलियर प्लेन, ये आप ड्रॉ कर दिए। फॉर ड्रेन कंडीशन सी डैश और फाई डैश यूज करेंगे, फॉर अनड्रेन कंडीशन सी यू और फाई यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सेकेंड, अब डिसएडवांटेज है कि फेलियर इन हॉरिजॉन्टल पेन ओनली, जो फेलियर है ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल पेन पे होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गैप है ना, तो फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल पेन है। लेकिन आपको फेलियर पेन आपका किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स्ड कर दिया है, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। पोर वाटर प्रेशर कांट बी डिटरमाइंड, इससे पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते। ड्यूरिंग फेलियर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन फेलियर टू प्लेन चेंजेस, और ड्यूरिंग फेलियर सम ऑफ द स्ट्रेस आर टेकन बाय वर्टिकल प्लेन, तो जब फेल हो रहा है ना तो कुछ स्ट्रेस आपका वर्टिकल प्लेन भी ले रहा है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये पहला दो ठीक है, ये भी कभी पूछा नहीं है, तो बस आप कॉन्सेप्ट के लिए समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है आपका ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या किए हम, इसमें आप एक कंटेनर लिए, सपोज एक सेकेंड, तो नेक्स्ट है ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।